नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां हैं। मई में चुनाव होने वाले हैं और निश्चित है एक बड़ी संस्था है वकीलों की, जो कि वकीलों के हित में भी काम करती है और स्टेट बार काउंसिल का एक अपना वजन भी है। आज हमारे साथ हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जबलपुर के एडवोकेट मनीष मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों, स्टेट बार काउंसिल का चुनाव क्या सिस्टम को बदलने की एक प्रक्रिया होगी या फिर वही चेहरे होंगे, आज ऐसे ही मुद्दों पे बात करेंगे। मनीष भाई, आप जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार 2 साल हो गए आपको इसी पद पर रहते हुए। जी आप चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, जी स्टेट बार काउंसिल के जी प्रथम वरीयता के प्रत्याशी में आपके जी नाम की चर्चा भी है, जी सुर्खियों में भी है। क्या आपकी योजना होगी कि आप किस तरह से वकीलों को अपने हित में, अपने पक्ष में कर पाएंगे? अभी तक अब ये आपको जानकारी होगी, आप इतने साल से पत्रकारिता में हैं और आपने ये परिवर्तन न्यायालय में देखा होगा कि हम लोगों का कार्यकाल आने के बाद न्यायालय में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जिला अधिवक्ता संघ में। और हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं बनाई और उनको क्रियान्वित भी किया। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत से अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था नहीं थी, उसमें हमने अपने ही सहयोगियों से, जो हमारे पक्षकार हैं या हमसे जिनके मैं प्रकरण लड़ रहा हूँ, उनसे अनुदान या राशि जो भी आप उसको समझ लें, लेकर हमने अभी करीब 40 टेबलें बड़ी बड़ी हॉल में ऊपर T3 में रखी हैं, जिसमें हम कम से कम 320 जो अधिवक्ता हैं हमारे, जिनको बैठने की व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि उनको हम निःशुल्क वहाँ पर बैठक व्यवस्था कर सकें उनकी। राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। लड़ने के लिए बहुत सी परिस्थितियां बनी। अगर आप कहें तो मैं पूरी विस्तृत बता सकता हूं कि मैं क्यों लड़ने के लिए तैयार हूं। जरूरी है ना, लोगों को पता होना चाहिए कि मनीष मिश्रा स्टेट बार काउंसिल का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात, मैं 2 बार जिला अधिवक्ता संघ का सचिव रहा। उस दौरान से लेके 2015 से 2026 आ गया, हमने लगातार स्टेट बार काउंसिल में स्वयं अधिवक्ताओं को ले जाके 5-5, 700 अधिवक्ताओं के साथ जाके ज्ञापन सौंपा कि आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हमारे अधिवक्ताओं के पास इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं। हम अस्पताल जाते हैं और पैर रखते ही हमें 50,000 रुपये से नीचे की बात नहीं होती। हमने प्रस्ताव दिया था कि साहब, उस समय 20 रुपये मेमो का था, हमने कहा साहब आप 40 कर लें, 20 में जो आपके खर्चे हैं वो आप करें, लेकिन 20 रुपये में हमारे अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के परिवार का मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस कर दें, ताकि हमारे अधिवक्ता अगर जाएं, अधिवक्ता अकेले नहीं, उनके परिवार के लोग, क्योंकि अधिवक्ता की जवाबदारी अपने परिवार के प्रति भी है। तो हम कम से कम CGS सिस्टम जैसे होता है उस सिस्टम में हम जाएं, कार्ड दिखाएं और हमें इलाज कैशलेस प्राप्त हो सके। हमने जब ये ज्ञापन दिया, पूरे मेंबरों ने भारी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। पहला उद्देश्य तो हमारा यह है कि हम अगर वहां गए तो अधिवक्ता और उसके परिवार को मेडिक्लेम की सुविधा CGS जैसी उपलब्ध करा सके, इसका पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा, सम इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस, अभी हमने देखा कि हमारे 35 से 50 वर्ष के आयु के अनेकों युवा अधिवक्ताओं की डेथ हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम उनको प्रारंभिक स्टेज पे जो इंश्योरेंस कराएं कि 10 लाख रुपए की राशि मिल जाए, ताकि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सकें और 3 वर्ष में कम से कम वो सर्वाइव करके स्टेबलिश हो सकें, उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े, उनके पास 10 लाख रुपए की राशि से वो अपने बच्चों और अपने परिवार को कम से कम पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण तो कर सकें। एक मुद्दा आता है कि वकीलों का जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात हमेशा से उठती रही है और हमेशा देखा भी जाता है, जब कोई घटना होती है उसके तुरंत बाद तमाम वकील इकट्ठे होते हैं और प्रदेश सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करते हैं। स्टेट बार काउंसिल में भी ये मुद्दा कई बार आया, लेकिन बात होती है बस ज्ञापन प्रदर्शन, और इसके बाद ये मुद्दा फिर कहीं किसी ठंडे बस्ते में या किसी ऐसे फ्रीज सिस्टम में चला जाता है जहां ये मुद्दा शांत हो जाता है।
तो क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा भी एक रहेगा? ये मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। आपको अगर याद हो 2012 में जब तत्कालीन सरकार में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक चौपाल लगाई थी और वहां घोषणा की थी कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। हम देख रहे हैं कि भगवान राम भी 14 वर्ष के बाद वनवास से घर लौट आए और आज हमारी स्थिति ये है कि 2012 से हम 26 में आ गए, 14 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। स्टेट बार में आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग स्टेट बार में भी ज्ञापन देते, कलेक्टर को भी, मुख्यमंत्री को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अगर जाते हैं स्टेट बार में, हमें पहुंचाया जाएगा, तो मैं निश्चित तौर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके बिल्कुल वो कार्रवाई करूंगा कि जिसका परिणाम आपको सामने देखने मिलेगा। एक मुद्दा और आता है, स्टेट बार काउंसिल में एक अनुशासन समिति होती है। अनुशासन समिति के पास जो मुद्दे आते हैं उनके निर्णय होने में भी वर्षों निकल जाते हैं, या जो होते हैं वो बड़े पक्षपातपूर्ण होते हैं, ऐसे आरोप भी लगते रहे। आपने अनुशासन समिति की बात की, मैं आपको बता दूं कि ये दो मुद्दों, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस के अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं लगभग अनेकों अधिवक्ताओं की तरफ से पैरवी स्टेट बार में अनुशासन समिति के समक्ष कर चुका हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि व्यावसायिक कदाचार की परिभाषा स्टेट बार ने क्या बना के रखी है। एक वकील साहब ने भरण पोषण अपनी पत्नी को नहीं दिया। साहब वो व्यावसायिक कदाचार की शिकायत हुई, प्रकरण चला और वकील साहब की सनद निलंबित कर दी गई। पत्नी को भरण पोषण न देना व्यावसायिक कदाचार की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन हुआ। जब फिर रिव्यू लगी तब कहीं जाकर फिर वो 5,000 रुपए की कास्ट के साथ उनको रिस्टेट किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताता हूं। एक वकील साहब ने किसी को चेक दिया, किसी तकनीकी या अन्य त्रुटि का डिसऑनर हो गए, वो मुकदमा स्टेट बार अनुशासन समिति में। अगर और एक और आपको बताता हूं, एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की कि हमने वकील साहब को 6 लाख या 7 लाख रुपए दिए और ये अब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। वो मुकदमा भी मैं लड़ा, कराने वाले भी स्टेट बार के, साहब की भी सनद रद्द कर दी। नहीं रद्द कैसे, मैं आ गया उसमें, मुकदमे में लड़ा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस अनुशासन समिति में था उसके जो मतलब अध्यक्ष थे वो खुद इंटरेस्टेड थे वकील साहब के खिलाफ, तो उससे दूसरी डीसी में ट्रांसफर हुआ वो केस। और वो केस इस बात का था कि हमने इनको रजिस्ट्री नहीं की। अब आपको हंसी आएगी, ना एग्रीमेंट, ना पैसा देने का कोई प्रमाण, और मुकदमा चल रहा। वकील साहब परेशान, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान। ये स्थिति हुई जब नए उसमें आया और मैंने बोला साहब कि ये तो सिविल कोर्ट का मामला अगर उनको है और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने कैसे हमें नोटिस कर दिया। जो नई डीसी थी उन्होंने कहा नहीं आप सही बोल रहे हो। आपको एक अच्छी बात बताऊं कि जो अपोजिट काउंसिल थे उनसे जब उनने पूछा नई वाली डीसी ने कि साहब ये बताइए कि ये मुकदमा तो सिविल कोर्ट का है, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, अपोजिट काउंसिल ने कहा कि साहब हाँ सिविल कोर्ट का है, लेकिन आप बताइए कि आपने नोटिस क्यों जारी किया। जब ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है तो आपने नोटिस क्यों जारी नहीं, आपको नोटिस जारी करना ही नहीं था। बाद में कई महीनों बाद वो प्रकरण समाप्त हुआ। एक और बहुत हास्यास्पद आपको बताता हूं, एक वकील साहब की शादी हुई, शादी के रिसेप्शन के दिन भारी आंधी तूफान आया। अब आंधी तूफान आया तो पब्लिक भी कम आएगी, प्लेटें भी कम होती, लेकिन टेंट वाले ने जो कैटरिंग वाले ने जो कैटरिंग टेंट जिसका था उसने एक कंप्लेंट की कि साहब 50 प्लेट ज्यादा थी और उसका वकील साहब ने पैसे नहीं दिए। साहब ये व्यावसायिक कदाचार का केस चल रहा, उसमें भी मैं गया। और जब पूरी गवाही, ऐसा नहीं है जो अनुशासन समिति होती पूरी गवाही होती है, मतलब वकील एक पेशी में समाप्त हो जाए केस, ऐसा नहीं होता। वहां चलेगा, मेंटेनेबल हो या ना हो, आपको गवाही देनी पड़ेगी। इवन आपको हंसी आएगी कि अगर मान लो सामने वाला नहीं आता है
अभी सिविल कोर्ट प्रोसीजर वहां भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन सिविल कोर्ट में जो सीपीसी हमारे यहाँ लागू होती है उसमें अगर सामने वाला नहीं आता तो केस डिसमिस हो जाता है। यहाँ और अगर अपोजिट नहीं आते तो एक पक्षी होता है, वहां ऐसा नहीं है। वहां सामने वाला नहीं आता तो भी एक पक्षी होता है और आपको प्रोसीडिंग पूरी करना पड़ेगी, मतलब आपको प्रताड़ित होते रहना पड़ेगा। तो क्या माना जाए कि वहां पर भी भ्रष्टाचार की स्थितियां हैं? भ्रष्टाचार अनुशासन समिति के माध्यम से चरम पे है वहां पे। आपको ये बता दूं कि वहीं के 25 मेंबर से एक मेंबर ने आरोप लगाया कि पैसा लिया जाता है वकीलों से अनुशासन समिति में, उनकी सनद रद्द करने की धमकी देकर, और वकील साहब देते हैं, ये आरोप लगाया गया। उस आरोप के बाद वो आरोप कहां गया, क्या मैनेजमेंट हुआ, गायब हो गया। लेकिन ये सत्य है। आपको बता दूं कि एक अनुशासन समिति की ये स्थिति थी कि उन्हीं की जूनियर ने वकील साहब को नोटिस भेजा और उन्हीं के जूनियर ने केस अनुशासन समिति में लगवाया और वो केस उन्हीं अनुशासन समिति में गया जिनके जूनियर से नोटिस भिजवाया गया और उन्हीं की अनुशासन समिति में चला। उसमें पूरी एविडेंस मैंने कराई, क्रॉस हुआ, डिफेंस विटनेस हुए और उसके बाद हम वो मुकदमा जीत के आए। यानी तय है कि स्टेट बार काउंसिल में जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उसको बदलने की जरूरत है। अगर आप चुन के आते हैं तो इतने सारे मुद्दे हैं स्टेट बार काउंसिल में, चेहरा बदलने बस की स्थिति नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। और इन सब कामों की जिम्मेदारी जब आप पर आती है, आप वहाँ पहुँचते हैं, और अगर आप अपने आप को मानते हैं कि वहाँ पर आप उस ढंग से अपनी बात रखने में कमज़ोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? पहले तो आपको बता दूं कि आप हमारा 2 सेक्रेटरी कार्यकाल, वर्तमान अध्यक्ष कार्यकाल देख लें, मैं अपनी बात रखने में कहीं कमजोर नहीं होता। और आपको विश्वास दिला दूं कि जो अनुशासन समिति के नाम पे वकीलों को अवैधानिक रूप से परेशान किया जाता है, अनुचित आर्थिक लाभ लेने की जो व्यवस्था है जो हो रही है, उसे मैं जड़ से मिटा दूंगा। और दूसरी एक और बात बता दूं आपको, हमारे अधिवक्ताओं को जब उनके खिलाफ शिकायत होती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 302 के मुलजिम के साथ जो व्यवहार कोर्ट नहीं करती वो अनुशासन समिति में उनके साथ होता है। वो बेचारे खड़े रहते हैं, अगर वो बैठ गए तो उनको बोल दिया जाता है बैठे कैसे आप। तो ये व्यवस्था खत्म करूंगा। दूसरी बात, आप जैसा मैंने अभी जो आपको 3-4 उदाहरण दिए, मैं तो अनेक केसों में गया, 3-4 उदाहरण जो आपको दिए, ऐसे प्रकरणों में नोटिस जारी होना ही नहीं चाहिए और इसको हम बंद कराएंगे। तो दोस्तों, स्टेट बार काउंसिल चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। मनीष मिश्रा जी बतौर उम्मीदवार वहां पर चुनाव मैदान में भी हैं और निश्चित है जिस तरीके की तानाशाही, जिस तरीके की स्थिति है स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति में है, उसको मिटाने की जरूरत है। और ये वादा करते हैं मनीष मिश्रा जी कि हम उसे जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसी अव्यवस्थाएं जो वहां पर परेशानियां हैं, वकीलों को एक बेहतर माहौल मिलेगा। आज की चर्चा यहीं तक। मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।